Hello, student. As you all know that CBSE has come up with a new sample paper for the year 2021 and I'm Sharad Gupta. I'm here to detail you about what all is new in this sample paper. बच्चों 2021 के सैम्पल पेपर में क्या नया है और केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है, फुल मार्क्स के लिए क्या क्या करना है, ये सब बताने के लिए मैं हूँ आपके साथ, आपका टीचर शरद गुप्ता। बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सिलेबस में जो है वो क्या क्या बदलाव किया गया है और कैसे क्या है। बच्चों देखो, यहाँ पे 70 मार्क्स की थ्योरी है और ज़्यादातर मार्क्स इसके अनचेंज ही हैं। बस एक लास्ट चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री इन एक्शन और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो है वो आपके लिए डिलीट कर दिया गया है। बाकी पूरे 70 मार्क्स के चैप्टर जो हैं वो हैं और इसमें कोई भी चैप्टर इसमें डिलीट नहीं किया गया है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी है जिसके लिए सीबीएसई कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो लेके आएगी। अब आते हैं हम सैम्पल पेपर पे। सैम्पल पेपर में बच्चों देखिए, क्वेश्चंस के टाइप और क्वेश्चंस का पूरा फ्लेवर है वो चेंज कर दिया गया है। टोटल क्वेश्चन 33 है बच्चों और इसमें 1 से 16 तक के क्वेश्चन यानी टोटल 16 क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर जो है वो आपका जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें चूज करना है, यानी लिखने के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा बच्चों जो 1 और 2 क्वेश्चंस हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो 1 और 2 क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके पैसेज बेस्ड, यानी कि उनके लिए आपको पैसेज दे रखा होगा और उसके पढ़ने के बाद में ही आप आंसर कर पाएंगे और उस पे रिलेटेड और उस पैसेज पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से 25 तक जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और इसको भी जो है 2 मार्क्स को भी जो है सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक जो है वो 3 मार्क्स के हैं और क्वेश्चन नंबर 31 से 33 तक 5 मार्क्स के हैं। बच्चों हम सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर का जो टेस्ट जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊंगा, सबसे लास्ट में बच्चों मैं आपको इस पे बहुत अच्छी बातें समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के अलावा जो है वो क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हम आते हैं यहाँ पे, ये जो है आपका रीजन और असर्शन जो है वो दे रखे हैं, यानी कि पैसेज को पढ़ के जो ये क्वेश्चन है इसमें रीजन और असर्शन जो है वो आपको आंसर करने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे जब हम आते हैं बच्चों, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये सीबीएसई में लगभग हर साल मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कोई सरप्राइज नहीं है। इसमें जो है वो डेल्टा एम नॉट जो है यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन के क्वेश्चन जो है वो आते ही रहे हैं और यहाँ पे भी पूछा गया है, इसको आप आसानी से कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। कर्डिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बच्चों ये जो है आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से है और इसमें हमको आंसर करना है कि मिल्क का जो कर्डिंग होता है वो एक डीनेचुरेशन का प्रोसेस है, प्रोटीन का, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है, इसलिए जो है वहाँ पे कर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। डाइसेक्राइड्स दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर, राइट, इसको बताना है कि कौन से डाइसेक्राइड हैं जो आपके टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करके पॉजिटिव टेस्ट देंगे। इसका आंसर है बच्चों यहाँ पे लैक्टोज और माल्टोज, क्योंकि सुक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो कोई भी जो है वो टॉलेंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसमें डेटा दे रखा है कि बेंजीन का, टॉल्वीन का जो है वो वेपर प्रेशर दे रखा है और उसकी बेसिस पे पूछा गया है कि अगर हम देखेंगे तो किसका जो है वो वेपर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी। बच्चों ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये सीधे से आपको देखना है कि जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है वो वॉलेटाइल है और उसी का ही जो है वो वेपर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी। कुल मिला के ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये आपको ये बता रहे हैं कि आपको जो है आपका टॉपिक की पूरी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और अगर नहीं है तो फिर आपको वो क्वेश्चन का आंसर करने में परेशानी होगी। जैसे ही आप
क्वेश्चन नंबर 5 का ही एग्जाम्पल ले लें बच्चों। तो 5 में बहुत सारे बच्चे जो हैं जहाँ वेपर प्रेशर की वैल्यू देख के जो है वो इसको न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करना शुरू कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल नहीं है। सीधी सी बात है कि जो लिक्विड ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और अगर दो लिक्विड्स को मिक्स किया जाएगा तो ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड का ही वेपर्स ज़्यादा होने वाले हैं। तो यहाँ पे समझ का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई रट्टाफिकेशन से फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट भी हैं इसके अंदर। जैसे जिंक की जो है वो +2 स्टेट जो होती है वो नॉन वेरिएबल स्टेट होती है, एक ही स्टेट होती है, उसका रीज़न क्या है। और ये जो आपके स्कैंडियम वेनेडियम मैग्नीज कॉपर है, इनका एटॉमिक नंबर दे रखा है। इसमें कौन कौन से डायमैग्नेटिक आयन होंगे ये आपको अगर आता है निकालना, आप आराम से निकाल सकते हैं। प्रोपेनामाइड की रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन जो है इसमें दे रखी है डायरेक्ट। तो ये भी आपको अगर आता है तो आप कर सकते हैं। IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मिथाइल अमाइन विद 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड। बच्चों ये भी जो है आप आराम से कर सकते हैं इसको, अगर आपको ये टॉपिक पढ़ा हुआ है या नहीं। एम्बिडेंटेड लिगेंड में जो है चूंकि दो जगह से ये ज्वाइन हो सकता है बच्चों, तो ये डाइडेंटेड लिगेंड होता है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दे रखा है, फॉर्मूला आपको ढूंढना है। तो अगर आपने नेमिंग अच्छे से पढ़ रखी तो आप आंसर कर सकते हैं। राइट। विच सेट ऑफ द आयंस एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर। यहाँ पे जो है ये दे रखा है बच्चों कि इसमें देखना है कि कौन कौन से जो है वो कलर्ड आयन है। तो सीधे से आपको सर्च करना है, जिसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो जो है वो स्पेसिफिक कलर दे सकता है, और जिसके अंदर या तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं या एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो वो जो है आपका कोई भी कलर नहीं देगा। और इसी तरीके से ये एक कन्वर्जन्स का क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, बहुत आसान है। ये आपने अगर पढ़ रखा है हेलोजन कंपाउंड्स तो आप उसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट का डेफिनेशन आता है तो भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। और इस तरीके से नेक्स्ट जो है वो रीजन असर्शन के क्वेश्चंस फिर से आपके सामने आ जाते हैं। तो ये रीजन असर्शन के क्वेश्चन बच्चों इसलिए टिपिकल होते हैं कि अगर आपको आधी इंफॉर्मेशन है कि भाई रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, लेकिन जो असर्शन है वो रीजन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो यहाँ पे आपके आंसर के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ में द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों, आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। रीजन द हाइड्रोजन्स बॉन्ड फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस। राइट। अब देखो आपको मालूम है कि डीएनए का स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड होता ही है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनका एक स्पेसिफिक पेयरिंग होती है, जैसे ए के साथ में टी आता है और सी के साथ में जी आता है। राइट। तो यहाँ पे जो रीजन दे रखा है बच्चों वो इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए हमें जो है यहाँ पे आंसर इस पूरे 12 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। रीजन असर्शन क्वेश्चन से बच्चों आगे चलते हैं, तो ये शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। और यहाँ पे with the help of resonating structure explain the effect of presence of nitro group at ortho position in chlorobenzene। यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है और नाइट्रो ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, यानी कि आपको जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाना है कि भाई किससे क्या होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करना है जिससे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो किन किन जगह जगह पे ज़्यादा होगी, और कैसे जो है वो नाइट्रो जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो बन जाता है। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप। एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बच्चों आसान है ये, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये एक 1 कार्बन रिड्यूस करना है, ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल है बच्चों। और यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है उतने कम करेंगे, उसके बाद बाकी के इलेक्ट्रॉनिक की कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 26 होता है आयरन का, वो लिख देंगे। यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर नहीं दे रखा है विच इज़ सरप्राइजिंग, बट हमको वैसे भी कम से कम जो है वो फोर्थ या फिफ्थ पीरियड तक के एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए जिससे कि हम एग्जाम में कर सकें।
IUPAC नेम लिखना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये फिर से रिपीट हुआ है, आसान है। ज्योमेट्री बतानी है NiCN4 2 नेगेटिव, ये भी हम बता सकते हैं बच्चों। यहाँ पे निकेल का जो है वो हमको ज्योमेट्री बतानी है, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। फॉर रिएक्शन द रेट, इस तरीके से ये हमारे कई सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों जो हर साल आते ही रहे हैं। और कुल मिला के जो है वो क्वेश्चन पेपर आसान भी समझा जा सकता है, लेकिन उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे पढ़ने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और अपना जो है वो स्किल डेवलप करते हैं क्वेश्चंस को पढ़ के समझने की। जो बच्चे इस चक्कर में रहते हैं कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर रट लिए हैं, याद कर लिए हैं, उनको डेफिनेटली इस बार के क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम होने वाली है। राइट, अब बच्चों मैं सीधे जा रहा हूँ जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप देखिए, क्योंकि उसमें कुछ बच्चों को ज़्यादा कंफ्यूजन है कि क्या हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को केवल पढ़ के ही आंसर कर सकते हैं, समझ के आंसर कर सकते हैं, इस क्या हमको इसके लिए प्रीवियस नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपको कुछ ही इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं जिससे आप ये क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। अगर आपको उस टॉपिक की प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में बच्चों ये इन्होंने दिखाया है कि अल्कोहल को अगर हम कॉपर की बेसिस प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करें तो वो जो है एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। और wide range of primary, secondary, allylic और benzylic alcohol can be smoothly oxidized। राइट, अब अगर बच्चों आपको नहीं मालूम है कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पे ये सारी इतनी सी इंफॉर्मेशन देने के बाद में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि द कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट मेंशन इन द स्टडी अबव कैन बी यूज टू कन्वर्ट, यानी कॉपर जो हम कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए, वो किन केसेस में यूज किया जा सकता है। तो देखिए पहले वाले केस में प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, राइट, प्रोपेनोनिक एसिड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोपेनोइक एसिड होना चाहिए था। तो हमको तो अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करना है ना, जो ये नहीं है तो अल्कोहल को एसिड में बना रहे हैं, तो ये गलत ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोपेनोन टू प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पे कीटोन को एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये भी बच्चों गलत ऑप्शन है, क्योंकि हमें तो अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करना बताया गया है। उसके बाद में कीटोन से जो है वो अल्कोहल बना रहे हैं, वो भी गलत हो गया बच्चों। और जो लास्ट है प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपेनोन, अब यहाँ पे बच्चों प्रोपेन टू ऑल ड्रॉ करेंगे आप, प्रोपेन टू ऑल ड्रॉ करने के बाद में आप देखेंगे कि ये जो है सेकेंडरी अल्कोहल है और ये कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये नॉलेज हमको पहले से होना चाहिए, पैराग्राफ में कहीं नहीं दे रखा है कि सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बनेगा और प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड बनेगा। जिन बच्चों को नहीं पता है वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में पजल हो जाएंगे। राइट, इसके अलावा बच्चों जो नेक्स्ट का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, वो दे रखा है, देखिए ये the carbonyl compound formed when ethanol gets oxidized using the copper based catalyst can also be obtained by the ozonolysis of, यानी कि ओजोनोलिसिस आ गया देखिए बच्चों, और यहाँ पे पैराग्राफ में कहीं ओजोनोलिसिस समझाया नहीं गया है, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक से ही आना चाहिए, आपके सिलेबस में है कि एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके बनता है, यानी इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके क्या बनता है, इथेनॉल, और उस इथेनॉल को ये बना सकते हैं ओजोनोलिसिस के द्वारा भी। यानी इथेनॉल को इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमारा इथेनॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ब्यूट वन इन का अगर हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो 3 और 1 यानी कि 4 कार्बन है, तो इनका ब्रेकिंग होगा तो बनेगा प्रोपेनॉल और मीथेनॉल, यानी 1 और 3 कार्बन में ब्रेक होगा। ब्यूट टू इन ब्रेक होगा 2 और 2 कार्बन में, यानी 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के बन जाएंगे। इथीन ब्रेक होगा 1 और 1 कार्बन में, क्योंकि 1 और 1 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल मीथेनॉल के बनेंगे। और पेंट वनीन में 1 और 4 कार्बन का ब्रेकिंग होगा, यानी कि मीथेनॉल और ब्यूटेनॉल बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, हमें तो इथेनॉल बनाना है ना, तो इसका आंसर है ब्यूटुइन, क्योंकि ब्यूटुइन में ही जो है जो 4 कार्बन है और 4 कार्बन
इसमें जो है आपके सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तभी जो है वो आपका दो मॉलिक्यूल इथेनॉल के बनेंगे। तो मैं बच्चों आपको ये नहीं बताना चाह रहा कि ओजोनोलिसिस क्या होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जानकारी पैसेज में नहीं दी गई थी। तो ये सोच के ना बैठें कि पैसेज में जो लिखा होगा उसको पढ़ के आंसर कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का कमांड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम इस चीज को आंसर कर पाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों बॉटम लाइन ये है कि जिस नई शिक्षा नीति में जो है हमको बच्चों में पावर ऑफ एनालिसिस यानी क्रिटिकल थिंकिंग का जो स्किल है वो डेवलप करना है। और बच्चों कोई भी स्किल जो है वो 15 दिन में या 1 महीने में डेवलप नहीं हो सकती, उसके लिए आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप अपना चैप्टर पढ़ने के बाद आपके टीचर के समझाने के बाद में उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, उस पर आप अपने रजिस्टर्स नहीं भर रहे हैं, उस पर आप अपना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस साल के क्वेश्चन पेपर में हमको समस्या आ सकती है। लेकिन इसका उल्टा, अगर आप अच्छे से समझते हैं और समझने के बाद खूब सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उन प्रॉब्लम में जो आपको डिफिकल्ट लगता है अपने टीचर से डिस्कस करते हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको देगा पूरे 70 मार्क्स। इसके साथ बच्चों मैं करता हूँ अपना ये आज का वीडियो ख़त्म। अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।